एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल तो TIR पे काम करता है, तो प्रिंसिपल तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं डायग्राम बनाना है आपको, है ना, तो एक रफली एक डायग्राम खींच देना आप, है ना, एग्जाम में इस तरह से एक है ऑप्टिकल फाइबर होती है, तो एक लाइन यहाँ और बना देना एग्जाम में, थोड़ा एक लाइन यहाँ बना देना और ये शेडेड कर देना पेन, और यहाँ से एक रे डालना, अंदर मोड़ना, अंदर ये TIR करते जाना और बाहर निकाल देना। ठीक है, अब इतना जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे डेंसिटी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई रख लेना, या हाई डेंसिटी या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस पर टकरा रही ना उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रीजन TIR तभी होगा जो लाइट हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाए। ठीक है, मेंशन वन यूज ऑफ द लाइट पाइप, इसका वन यूज क्या है, सबसे सिंपल क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह जो करते हैं, तो यू कैन से एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोपी। और ऑप्टिकल फाइबर इसमें यूज होती है आपके इंटरनेट वगैरह में, तो ट्रांसमिशन ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। देखो पार्ट 2 को, A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of the prism with the prism angle 60 degree, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, यानी एंगल आई आपको दे रखा है 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल भी आपको दे रखा है 60 डिग्री। द रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, यानी सिमेट्रिकली पास हो रही है तो आप समझ ही जाओगे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, यानी एंगल ऑफ इमरजेंसी भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकली बोल रहा है इसने, है ना। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम इज गिवन बाय आई प्लस ई 120 माइनस 60 यानी 60, यानी पहला पार्ट का तो आंसर आ गया। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये तो आंसर कितना जाएगा आपका 60 डिग्री। नो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, क्या फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। सो म्यू इज गिवन बाई साइन ए कितना है 60, डेल्टा मिनिमम भी कितना 60 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2 यानी साइन 30 डिग्री, तो 120 यानी साइन 60 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 60 कितना हो गया आपका √3/2 और साइन 30 कितना हो गया आपका 1/2, तो आंसर कितना आ गया √3। तो जो बी पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय √3। ये दो आंसर तो आपके आ गए। ठीक है, इफ द प्रिज्म इज इमर्ज इन वाटर हाउ विल डेल्टा मिनिमम विल बी अफेक्टेड। अब ध्यान से देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.3 या 4/3। तो जैसे इसको डालोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, म्यू की वैल्यू कम हो गई, ये बात आपको पता चल गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, क्लियर लिखो इसको। तो जैसे म्यू कम हुआ इस इक्वेशन से देखो डेल्टा एम भी तो कम हो गया। ठीक है, तो अब इफ प्रिज्म इज इमर्स्ड इन द वाटर म्यू तो कम होगा, सो सीधी सी बात है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल आल्सो डिक्रीज। ओके, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डॉप्ड विद एंटीमनी, जर्मेनियम की 4 वैलेंसी होती है, एंटीमनी की 5 वैलेंसी होती है। विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द कंडक्टिविटी ऑफ द डोनर क्रिस्टल इज अफेक्टेड। देखो सीधी सी बात है, डोनर एनर्जी लेवल बनेगा क्योंकि 5 वैलेंसी है, तो डोनर एनर्जी लेवल बनेगा तो क्या लिखोगे आप, ये तो आपका हो गया वैलेंस बैंड EV, और ये हो गया कंडक्शन बैंड EC, और यहाँ नीचे एक बना दो आप डोनर लेवल, और यहाँ लिख दो आप डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन की बातें कर लेना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देना और एक तो इस पर डोनर पर लगा देना, और इसका डिफरेंस तुम्हें पता ही है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना, और इधर हेडिंग लगा देना, क्या लिखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टू प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड के लिए जो दो प्रोसेस है कौन कौन से, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ये दोनों आपको समझाना है इस क्वेश्चन में। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैसे समझाओगे, जगह बना लेते हैं इधर। देखो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, PN जंक्शन है, एक P टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर से आपने ज्वाइन किया, तो क्या एक्सप्रेशन क्या है, प्रोसेस क्या है वो सुनो।
तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हर होल के साथ एक नेगेटिव इमोबाइल आयन होता है, हर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव इमोबाइल आयन होता है। और आपको पता है बाई मिस्टेक कुछ होल इधर क्रिएट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर क्रिएट हो जाते हैं। तो होल की कंसेंट्रेशन पी में ज़्यादा है, एन में कम है। तो होल विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। तो अल्टीमेटली जो पहली जो करंट चलती है, कौन सी करंट चलती है, डिफ्यूजन करंट। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट। होल कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं, पी से एन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं, एन टू पी। अब जैसे ही डिफ्यूज होते हैं तो ये जंक्शन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल की लेयर बन गई। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्या करते हैं, इधर से जो मैग्नेटिक कैरियर है होल, इनको अपनी तरफ खींचते हैं, होल इधर ड्रिफ्ट होता है। तो देखो होल डिफ्यूज तो पी से एन हो रहा था, और ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, एन से पी। इसी तरह से ये पॉजिटिव है, ये जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन इधर बाई चांस मैग्नेटिक कैरियर बन जाते हैं, इनको इधर खींचते हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं। तो मेनली दो करंट चलती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन किसकी वजह से चलती है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से चलती है, और ड्रिफ्ट किसकी वजह से चलती है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से चलती है। ये दो प्रोसेस आपको समझाना है। और ये जो लेयर है, बीच की लेयर है, जहाँ पे इधर क्या इकट्ठे हो गए, नेगेटिव, इधर क्या इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। सो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो होल को इधर धक्का देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देंगे नेगेटिव, तो अल्टीमेटली डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो फॉरवर्ड बायस में आप क्या लिखोगे, डिक्रीज। और रिवर्स बायस में ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो होल को फिर अपनी तरफ खींचेंगे, और नेगेटिव बढ़ गया, तो रिवर्स बायस में इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड चॉइस भी देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो इनपुट तो ये हो गया आपका, आउटपुट में आपको पता है दो डायोड लगते हैं, एक डायोड यहाँ लगेगा फुल वेव में, एक डायोड यहाँ लगेगा, और यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हो आरएल पे। तो क्या वर्किंग समझोगे, ये इनपुट। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल पे सपोज आप कहते हो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो डायोड D1 काम आएगा, डायोड D2 काम नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट तो आ गया। अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल सप्लाई आएगी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब डायोड D1 काम नहीं आएगा लेकिन D2 काम आएगा, तो आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आता रहता है कंटिन्यूसली। तो ये आपका हो गया विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन था, ब्रीफली आपने समझा दिया। नो, ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ए डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। अब इसको देखो तुम, ड्रॉ VI PN जंक्शन डायोड। अब देखो इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कल ग्राफ खींच लो आप। ठीक है, इधर लिख लो V, इधर लिख लो I। और आपको ध्यान आना चाहिए, आपका NCERT में ये वाला ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ क्या बता रहा है, डायोड कब कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में, अब कब कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस में। और यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट। कार्बन एंड सिलिकॉन हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों में 4 वैलेंसी होती है। कार्बन इंसुलेटर पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, आपने देखा ही ना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी गैप, और कार्बन का ग्रेटर देन 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए कार्बन क्या है, इंसुलेटर, और सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में आपको क्या दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। Force in electric field due to point charge is basically determined by Coulomb's law. For symmetric charge, configuration Gauss law, which is also based on Coulomb's law, helps us to find the electric field. A charge, a system of charge like a dipole, experience a force torque in the electric field. ठीक है, work is required to be done to provide a specific orientation. यहाँ तक ठीक है। Answer the following question based on the above topic. Consider uniformly charged thin spherical shell of radius r. Plot a graph showing the variation of the electric field with distance r from the center. अब ध्यान से देखना, कंडक्टिंग शेल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना है, तो सेंटर से लेके सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया पार्ट ए का आंसर। ठीक है, अब चलो पार्ट बी, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद डिस्टेंस r 1/r फॉर 2 पॉइंट चार्ज q1 q2 वेयर v इज द वोल्टेज एट डिस्टेंस r, फाइंड द q1 by q2। अब ध्यान से देखो, आपका वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन r। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको मैं मान लेता हूँ v को मैं मान लेता हूँ y, और 1/r को मैं मान लेता हूँ x। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू k q 1/r को x कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है? यानी आप ध्यान से देखो तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है y बाई x इज गिवन बाई k इंटू क्यू, यानी y बाई एक्स इज प्रोपोर्शनल टू q। तो मुझे q1 बाई q2 निकालना है, यानी स्लोप भी तो निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1060 अपॉन 1030। तो वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट आंसर 3:1। तो ऑप्शन पार्ट बी का आंसर आ गया 3:1। अब इसका सी पार्ट है, वो और देखते हैं। An electric dipole or dipole moment P is given by 6 into 10 raised to power minus 7 coulomb meter is kept in a uniform electric field 10 raised to power 4 Newton per coulomb. Such that dipole moment electric field are parallel. थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 0 डिग्री। Potential energy, we all intelligent, U is given by minus P cos theta. Cos 0 1, तो U को क्या लिखोगे आप, माइनस P इंटू ई, यानी u इक्वल टू माइनस पी। पी की जगह कितना आ गया, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो राइट आंसर विल गिवन बाय माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 जूल्स। अब सेकंड चॉइस देखो, और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट P इज इनिशियली केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सच दैट P इज परपेंडिकुलर टू E। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर डाइपोल रखा है, डाइपोल मोमेंट है P, यानी ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय माइनस 2 प्लस। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल टू ए पोजीशन एट व्हिच P बिकम्स एंटी पैरेलल, यानी ये E है और एंटी पैरेलल बन गया ये। तो सीधी बात है, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो W इक्वल टू माइनस पी ई, थीटा 2 कितना हो गया 180 डिग्री, तो cos 180 माइनस थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 तो 0 होता है, cos 180 कितना हो गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू प्लस पी इंटू ई। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। The lens maker formula useful to design lenses with the desired focal length using surface of the suitable radius of curvature. The focal length also depends on the radius of curvature, ठीक है, refractive index, ठीक है, the refractive index depends on the wavelength, ठीक है, power। Answer the following question. How will the power of the lens be affected with the increase in the wavelength of the light? देखो, power of the lens maker formula से क्या लिखोगे, 1/f, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। हाउ विल द पावर ऑफ द लेंस विल बी अफेक्टेड इफ द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। अब ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये बात समझ में आ गया। तो अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाई तो म्यू घटा, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाई तो म्यू घटा, म्यू घटा तो अल्टीमेटली पूरा पी घट गया, बिकॉज पी पूरा ही दिया जाता है, तो पावर विल डिक्रीज। तो पार्ट ए का आंसर तो क्या आ गया, पावर विल डिक्रीज, ठीक है। अब पार्ट बी को समझो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज r, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द म्यू इट्स मटेरियल विल बी फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू r। देखो वही फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ध्यान से देखो, फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू r, f की जगह r तो 1/r म्यू माइनस 1
अब कॉन्वेक्स लेंस है, R1 को मैं क्या लिखूंगा प्लस आर, और R2 इधर आएगी तो क्या आ जाएगा माइनस आर, तो 1/r माइनस माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमने क्लास में काफ़ी किया है। म्यू इज गिवन बाई 3/2। अब आ जाओ पार्ट सी में, देखो पार्ट सी, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ म्यू इज दिस 20 सेंटीमीटर इन एयर, इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ। अब इसको देख लो आप, तो वही फॉर्मूला एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर दूं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो R1 R2 कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा 1 फोकल लेंथ इन एयर कितना दे रखा मुझे 20 इक्वल टू एयर में तो केवल 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्शन इंडेक्स 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और दूसरी बार है मेरा मीडियम, तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल टू ये कितना दे रखा म्यूजी बाई म्यू सराउंडिंग, ठीक है, तो म्यूजी कितना हो गया तुम्हारा 3/2 और म्यू सराउंडिंग 4/3, कितना हो गया आपका 9/8। वहाँ तो म्यूजी बाई म्यू 8 था, 9/8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो जब हम डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमें 1/20, इधर 1 फोकल लेंथ इन वाटर 3/2 माइनस 1 इज 1/2, और ये हो गया आपका 1/8। यहाँ से हम निकालेंगे फोकल लेंथ इन वाटर, इट विल बी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी पार्ट देखो इसका, एक मतलब इसका सेकंड चॉइस और देख लो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस विच फॉर्म इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3, द पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायप्टर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज फ्रॉम द लेंस। अब देखो इरेक्ट इमेज यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, उल्टी इमेज होती है मैग्निफिकेशन -3 हो जाता है। लेंस का सवाल है, लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है V/U इक्वल टू 3, तो V की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3U। पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायप्टर, फोकल लेंथ कितनी हो गई 100/5, पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा हो गया कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर भी पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला क्या लगेगा वही 1/v माइनस 1/u, तो लिखो 1/v माइनस 1/u इज 1/f, तो 1/3u माइनस 1/u 1/f is 1/20, so you will calculate it is 1 minus 3/3u is 1/20। यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना जाएगा -40/3, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया फ्रॉम द लेंस -40/3। अब v निकालना है, यहाँ से v कितना होता है 3 × e, तो 3 से मल्टीप्लाई करो v कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर। So this is the answer. So this whole paper we have discussed. All of you go very religiously and solve all the questions.